हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। कैट 2023 स्लॉट वन का एक और डीएलआर का क्वेश्चन अपन समझेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन अगर देखें तो बच्चों डीएलआर थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बच्चे फंसते हैं इसमें। फंसते किस लिए कि एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, उनसे बना नहीं और टाइम वेस्ट हो गया, पैनिक कर गए पेपर में। सबसे ज्यादा पैनिक बच्चे डीएलआर में ही करते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन होता है बच्चों से कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कभी भी आप ये प्लान मत करके जाइए कि मैं एक सवाल बनाऊंगा, उस बहुत हाई रिस्क गेम हो जाएगा। एटलीस्ट दो तीन, हो सके तो चार भी ट्राई करने की कोशिश करिए। उसमें से जो इजी होगा, जो आपने पहले से किया होगा, वो आपको अगर आपने रीड कर लिया और अगर आप थोड़ा बहुत वहां पे अपना माइंड को अच्छे से प्रॉपरली एंगेज करके कोशिश करके सॉल्व कर लिया आपने क्वेश्चन, तो आपको 15 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाएगा और वो सेक्शन क्रैक हो जाएगा। ठीक है। बट अगर आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया और वो नहीं बना, तो आपके लिए बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रीड करने की कोशिश करिएगा। चलिए अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। तो लिखा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है 12 रेक्टेंगुलर हाउसेस का एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। इनमें हाउसिंग नंबर्स मेंशन्ड है A1 A2 B1 B2 C1 C2 मेंशन्ड है, राइट। हाउसेस 6 कॉलम्स में है। कॉलम ए से लेके एफ तक हाउसेस डिफाइन भी है, राइट। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि रो वन और रो टू भी डिफाइंड है। ठीक है। तो रो वन और रो टू में हाउसेस डिफाइंड है। ठीक है। हाउसेस दो ब्लॉक्स में है, ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि डायग्राम दो रोड्स दिए हुए हैं, तो दोनों तरफ की रोड्स भी अपने को पूरा डायग्राम में मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है कि अगर मैं डायग्राम को, अगर मैं ऊपर का डेटा मूव कर दूं तो मेरे को डायग्राम से ना मिले। ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसको। ठीक है। कुछ हाउसेज ऑक्यूपाइड है और बाकी सब कैसे हैं, वेकेंट में। ठीक है। एंड ओनली वंस अवेलेबल फॉर, वेकेंट वाले ही सेल के लिए अवेलेबल है, ऐसा बोल रहा है। फिर एक वैल्यू डिफाइन किया है आर, रोड एडजेसेंसी वैल्यू। इट इज हाउस इज नंबर ऑफ साइड्स एडजेसेंट टू अ रोड, मतलब किसी भी हाउस के बाजू में कितना रोड है ये डिफाइन कर रहा है। जैसे C2 है तो दोनों तरफ रोड है, तो इसका रोड एडजेसेंसी वैल्यू क्या हो गया, 2। इसका रोड एडजेसेंसी 1 1 1, सिमिलरली 1 2 1 1, इन दोनों का क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इनके तो आजू बाजू में कोई रोड ही नहीं है, राइट। रोड तो इधर और इधर ही है सिर्फ, राइट। तो हमको रोड एडजेसेंसी का वैल्यू मिल गया, इट इज आइदर, रोड एडजेसेंसी इज आइदर 0 1 और 2, इसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट। तो हमने इस डेटा को अलग से लिख लिया। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, नेबर काउंट की बात कर रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ हाउस एडजेसेंट टू ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब किसी भी घर का नेबर काउंट वो होगा जो, अगर उसके बाजू का घर ऑक्यूपाइड है तो उसको वैल्यू मिलने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों E2 की बात करें तो E2 के बाजू में तीन हाउसेज हैं, E2 के तीन नेबर्स हैं। बट इसका नेबर काउंट होगा, अगर तीनों ऑक्यूपाइड है तो इसका नेबर काउंट कितना होगा, 3। अगर इनमें से कोई दो ही ऑक्यूपाइड है, एक वेकेंट है, तो इसका नेबर काउंट होगा 2, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे बाजू वाला घर ऑक्यूपाइड है तो आई गेट अ नेबर काउंट का वैल्यू, राइट। तो अपने को दिख रहा है कि नेबर काउंट का वैल्यू 3 से ज्यादा तो किसी का नहीं हो सकता। B1 और B2, E1 और E2 के तीन तीन नेबर है, तो इनका नेबर काउंट मैक्सिमम 3 हो सकता है। बाकी या तो 0, अगर कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। तो हम नेबर काउंट का भी वैल्यू इधर पे लिख सकते हैं, इट इज आइदर 0 1 2 और 3, 3 से ज्यादा तो कुछ नहीं है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बेस प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस इज 10 लाख इफ इट डज नॉट हैव अ पार्किंग। पार्किंग नहीं है तो बेस प्राइस कितना है, 10 है। एंड 12 लाख इफ इट हैज अ पार्किंग, अगर पार्किंग है तो 12 लाख रुपए। तो क्या होगा, 12 लाख विथ पार्किंग, राइट। या अपन पार्किंग स्पेस लिख देते हैं इसको। ठीक है। पार्किंग स्पेस, राइट, क्लियर रहेगा। ठीक है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। द कोटेड प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस इज कैलकुलेटेड, कोटेड प्राइस का एक फॉर्मूला दे दिया है, प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस प्राइस प्लस 5 into R प्लस 3 into L। तो एक फॉर्मूला दे दिया है फॉर प्राइस ऑफ एनी हाउस, राइट। यहां तक का इंफॉर्मेशन तो हमने पूरा डिकोड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ के देखते हैं। ठीक है। सो इट सेज
मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक XX इज 24। इस ब्लॉक में मैक्सिमम कोटेड प्राइस जो है 24 लाख है। देखते हैं 24 लाख कैसे बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों हो सकता है कि हाउस के पास पार्किंग स्पेस ना हो, तो उस केस में बेस प्राइस 10 हो गया और हमको इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना पड़ गया, राइट। हो सकता है अगर उसके पास पार्किंग स्पेस होता तो बेस प्राइस उस केस में कितना होता, 12। 5R प्लस 2N। होपफुली अपने को इक्वेशन तो अब समझ में आया, तो हम इसको शफलिंग मारते हैं। सो 5R प्लस 2N इज 14। इधर से आएगा 5R प्लस 2N इज 12। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है, दोनों भी सही हो सकते हैं, दो केसेस बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो बच्चों R को 0 डाले, सॉरी दिस इज नॉट 2N, दिस इज 3N। मैंने यहाँ पे एक एरर कर दिया था, दिस इज 3N, राइट, 3 टाइम्स, करेक्ट। ओके, सो R को हमने 0 डाला तो N का वैल्यू नहीं मिला, राइट, इंटीजर नहीं मिलेगा, राइट। R का वैल्यू 1 डाला तो 3N बिकम्स 9 और N बिकम्स 3। तो एक सोल्यूशन मिला, R का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 3। मतलब रोड साइड में 1 है और नेबर काउंट 3 है। नेबर काउंट X में सिर्फ B2 का है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस नंबर B2 इन दिस केस स्पेसिफिकली, क्योंकि रोड भी उसके पास से गुजरनी चाहिए, B1 के पास से रोड नहीं गुजर रहा है। तो जो पहला इक्वेशन है उससे तो ये मिल गया। सेकेंड वाला देखते हैं, तो इसमें अगर R को 0 डाले, दिस इज 3N, R को 0 डाले तो N आ गया 4। N जो है वो 1 2 3 हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अलाउड। अब R जो है वो N के कोफिशिएंट से बढ़ेगा तो अगला R आएगा हमारा 3। तो उस केस में R का वैल्यू लिमिट होता है 2 पे, तो इसका मतलब आगे कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब दिस इज अ इनवैलिड केस, राइट। तो हमको पहला वाले में तो बहुत क्लियरली पता चल गया कि जो पहला वाला केस है उसमें 24 लाख का जो कॉस्ट है वो B2 की बात कर रहे हैं। इसके 3 नेबर ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब दिस इज ऑक्यूपाइड, दिस इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड एंड दिस इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड, राइट। और रोड साइड तो 1 है। इतना इंफॉर्मेशन हमको पहले केस में मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम कोटेड प्राइस फॉर अ हाउस इन YY इज 15 लाख। अब सेम काम हम करेंगे हाउस इन YY के लिए। ठीक है, तो हाउस इन YY मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें 15 लाख जो है वो आइदर विद पार्किंग होगा या विदाउट पार्किंग होगा। 12 प्लस 5R प्लस 3N। तो इस केस में हमको एक इक्वेशन मिला गाइस लाइक दिस और दूसरा इक्वेशन मिला लाइक दिस, राइट। तो इस केस में R का वैल्यू 0 पे तो नो सोल्यूशन, R का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 0। इस केस में और तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इसके बाद R जो है प्लस 3 हो, क्या आएगा, R 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक सोल्यूशन तो ये मिला। इस केस में R का वैल्यू 0 पे N का वैल्यू 1, रोड साइड 0, N का वैल्यू 1। इसके साथ साथ लिखा है कि इनमें से एक हाउस जो है, मतलब जो सेकंड मिनिमम प्राइस वाला हाउस है जो है वो रो ई में ही है, क्योंकि मिनिमम प्राइस वाला या एक हाउस तो अपने को डिफाइन हो ही गया है B2। तो इसका मतलब या तो जो दूसरा हाउस है वो E1 है या तो E2 है, लिखा हुआ है वन सच हाउस इज E1। तो जो 15 लाख कॉस्टिंग का हाउस है इट इज आइदर E1 और E2। तो बच्चों दोनों में किस हाउस की बात कर रहे हैं देखते हैं। रोड साइड 1 है मतलब E2 की बात कर रहे हैं, और रोड साइड 0 है मतलब E1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पहले वाले केस में अपन पहले वाला केस को कंसीडर करते हैं। नेबर कितने हैं, 0 है, तो E2 को अगर हमने 15 लाख का प्राइसिंग पुट कर दिया तो ये भी वेकेंट, क्योंकि अनऑक्यूपाइड है, ये भी वेकेंट और ये भी वेकेंट। आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये केस कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है। ठीक है, तो रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेज, 1 इन ईच ब्लॉक। तो बच्चों ब्लॉक X में तो एक ऑक्यूपाइड अपने को पता है B1, तो इसका मतलब आइदर B1 इज ऑक्यूपाइड और F1 इज ऑक्यूपाइड, ये कंडीशन बोल रहा है, दोनों में से कोई एक। ठीक है,
बाकी तो वेकेंट है, मतलब दोनों में से एक खाली है और एक भरा भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। बोथ हाउसेज इन कॉलम ई आर वेकेंट, कॉलम ई के दोनों हाउसेज वेकेंट है, ये तो अपन पहले ही डिसाइवर कर लिए थे। ईच ऑफ कॉलम डी एंड एफ हैज एटलीस्ट वन ऑक्यूपाइड हाउस, तो इसमें एक ऑक्यूपाइड और इसमें एक ऑक्यूपाइड, बट बच्चों इस कंडीशन के हिसाब से इन दोनों में कम से कम एक हाउस तो वेकेंट होगा और एक हाउस ऑक्यूपाइड होगा। तो बच्चों ये जो कंडीशन है कि ईच ऑफ कॉलम डी एंड कॉलम हैव कम से कम एक हाउस ऑक्यूपाइड होना चाहिए, इस केस में वोलेट हो जा रही है। इसका मतलब दिस इज अ रॉन्ग केस, राइट। तो इसका मतलब जिस हाउस की 15 लाख रुपए की कॉस्टिंग में बात कर रहा था वो था इवन। इवन मतलब ये हो गया इसका 15 लाख का प्राइस और इसके पास पार्किंग स्पेस है, राइट। क्योंकि इसका हमने बेस प्राइस क्या लिया था, 12 लिया था। जैसे B2 के पास पार्किंग स्पेस नहीं है क्योंकि हमने उसका बेस प्राइस 10 लेके चला था, राइट। अब बच्चों बोल रहा है कि रोड साइड तो 0 है, दिख रहा है, नेबर इसका कोई 1 है, राइट। तो नेबर 1 है और लिखा है कि अगले अपन आगे तो पॉइंट पढ़ ही चुके हैं कि रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउस, तो एक तो ये मिल ही गया मेरे को रो 1 में ऑक्यूपाइड हाउस। D1 और F1 में कोई एक ऑक्यूपाइड है, ठीक है, या तो फिर F1 ऑक्यूपाइड है एंड D1 अनऑक्यूपाइड है, ठीक है, ओके फाइन, राइट। तो इसका मतलब ये वाला हाउस तो वेकेंट ही है, ये भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं बच्चों D1 और F1 में कौन ऑक्यूपाइड हो, कौन ऑक्यूपाइड। अच्छा अगर सपोज F1 इज अनऑक्यूपाइड, अगर F1 वेकेंट है तो F1 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, बिकॉज क्या लिखा है, एक लाइन और लिखी हुई है, देयर इज ओनली वन हाउस विथ पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई वाई, एक ही घर है ब्लॉक वाई वाई में जिसके पास पार्किंग स्पेस है और वो हाउस है इवन। तो इसका मतलब F1 के पास पार्किंग स्पेस अब नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। F1 डज नॉट हैव अ पार्किंग स्पेस। F1 का कॉस्ट प्राइस देखते हैं बच्चों, तो F1 का कॉस्ट प्राइस, अच्छा F2 इज डेफिनेटली ऑक्यूपाइड, तो F1 के पास पार्किंग नहीं है तो उसका बेस प्राइस तो 10 होगा, ठीक है। F1 का रोड एडजेसेंसी तो 0 है तो 5 इंटू 0 हो गया। नेबर, बिकॉज अपने को पता है इवन इज ऑन सेल, इवन इज ऑन सेल, तो ये तो एक नेबर तो इसका है ही नहीं, राइट। F2 अगर ऑक्यूपाइड भी है तो भी एक ही नेबर हुआ और इसका प्राइस कितना आ गया, 13 लाख। बट अपने को लिखा है कि ब्लॉक वाई वाई में मिनिमम प्राइस 15 लाख रुपए है, इसका मतलब F1 अगर अनऑक्यूपाइड है या ऑन सेल है तो मिनिमम प्राइस F1 का होना चाहिए, ना कि E1 का होना चाहिए। बिकॉज ऐसा केस नहीं है तो इसका मतलब वी कैन बी प्रिटी श्योर दैट F1 इज ऑक्यूपाइड एंड D1 इज नॉट ऑक्यूपाइड। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो बच्चों F1 जो है वो ऑक्यूपाइड है और D1 जो है वो है वेकेंट, राइट। अच्छा इसके अलावा बच्चों बिकॉज अपने को बोला है कि दोनों में एक एक ही ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो इसका मतलब A1 और C1 भी वेकेंट हो गए। अपने को बहुत ज्यादा डेटा तो अभी मिल चुका है, ठीक है, ओके। और कुछ देखते हैं कि एक बार दोबारा रीड करते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन डिसाइफर होता है क्या, ठीक है। तो लिखा है कि ईच ऑफ कॉलम डी एंड कॉलम एफ हैव एटलीस्ट वन हाउस ऑक्यूपाइड, कम से कम एक हाउस ऑक्यूपाइड होना चाहिए कॉलम डी और एफ में। तो बच्चों ये तो ऑक्यूपाइड है, ये तो वेकेंट है, इसका मतलब ये वाला डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है, एकदम 100% श्योर हो गए। F2 कुड बी ऑक्यूपाइड कुड बी वेकेंट, अपने को नहीं पता ऑक्यूपाइड है कि वेकेंट है। तो हमने ऑलमोस्ट इतना इंफॉर्मेशन डिराइव कर लिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। So बच्चों based on the data which we have written, let's solve the question stem, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेम को यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टेम को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी हाउसेज आर वेकेंट इन ब्लॉक एक्स,
तो ब्लॉक एक्स की बात करें बच्चों तो एक ये दो और एक ये तीन हाउसेज वेकेंट है, राइट? सो वी हैव द आंसर as 3, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज डेफिनेटली ऑक्यूपाइड? कौन सा हाउस डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है? तो बच्चों F2 एंड A2, तो A2 तो ऑक्यूपाइड है, F2 ऑक्यूपाइड है क्या? F2 is not necessarily, अब डेफिनेटली नहीं बोल सकते। D2 एंड B2, तो B2 तो वेकेंट है, राइट? D2 एंड B1, D2 is definitely occupied and B1 is definitely occupied, so option C is the right answer, right? Third देखते हैं, which of the following option best describes the number of vacant house in row 2? row 2 का vacant house, तो एक ये तो कंफर्म है, एक ये दो भी कंफर्म है, राइट? ये दो हो सकता है, ये वाले का अपने को पता नहीं है, इट कुड बी ऑक्यूपाइड, इट कुड बी नॉट ऑक्यूपाइड एज वेल, राइट? तो द आंसर इज आइदर 2 और 3. What is the maximum possible quoted price for a vacant house in column E? कॉलम E का vacant house का maximum quoted price क्या हो सकता है? तो बच्चों देखो, अपन को E1 का तो पता है 15 लाख है, राइट? अपन E2 का कैलकुलेट करते हैं, तो E2 का प्राइस हो सकता है, बिकॉज E2 के पास पार्किंग तो नहीं होगी, तो प्राइस कुड बी बेस प्राइस 10 हो गया। अब रोड एडजेसेंसी का वैल्यू हो गया 1 आर का वैल्यू तो 1 हो गया, राइट? इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, राइट? 3 इंटू नेबर बच्चों, अगर अपने को एक नेबर तो डेफिनेटली ऑक्यूपाइड मिल रहा है, राइट? इट कुड बी अनदर नेबर, F2 भी तो ऑक्यूपाई हो सकता है, अपने को पता नहीं है उसके बारे में, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 10 + 5 + 6 कितना हो गया बच्चों ये 21. So the maximum price could be how much? 21, right? Last question, which house in block YY has a parking space? अपने को पता चल गया है, there is only one block and that one house लिखा हुआ है with a parking space, एंड वो अपन को पता था, पहले अपन जब सॉल्व कर रहे थे तो अपने को पता चल गया था that E1 has the parking space. होपफुली बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन सेट समझ में आ गया होगा, फ्यूचर में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे. Thank you guys. Do like and subscribe our channel for more such videos. Thank you guys. Have a wonderful day.